हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एडुशाला। आई एम योर एक्सपर्ट कीर्ति। आज आपको इस वीडियो से पता चलेगा कि कैसे लास्ट के 15 डेज़ में आप सीटेट जैसा पेपर क्रैक कर सकते हो। एंड आपको लग रहा होगा कि ये सब बातें झूठ हैं, फिक्शनल हैं, एब्स्ट्रैक्ट हैं। नहीं है ये सब बातें। अगर आपको एक बार पेपर का पैटर्न पता चल जाएगा तो आप खुद बोलोगे कि इट इज़ नॉट दैट टफ, कर सकते हैं आप लोग इसको। अब आपको लगेगा कि हाँ, मैं इतने श्योरिटी के साथ ये कैसे कह सकती हूँ। मैं इसलिए कह सकती हूँ बिकॉज आई हैव क्वालिफाइड माई नेट। तो मुझे पता है कैसे कैसे आपको चीज़ों को देखना है, किस पर्सपेक्टिव से कितनी क्या चीज़ पढ़नी है कि वो पेपर में पूछी जाए। लाइफ में जब हम काम करते हैं तो हमारे पास दो अप्रोचेस होती हैं। एक होता है स्मार्ट वर्क, एक होता है हार्ड वर्क। अब लास्ट के 15 डेज़ में अगर मैं आपको बोलूँ कि आप हार्ड वर्क करो तो ये तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है ना। हार्ड वर्क के लिए तो सालों साल मेहनत करो। तो इस बार के लिए हम इसको छोड़ देंगे। अब हम फोकस करेंगे स्मार्ट वर्क पे। स्मार्ट वर्क में क्या होगा, हम वो चीज़ें पकड़ेंगे जो पेपर में फ्रीक्वेंटली पूछी जा रही हैं। क्योंकि पेपर क्लियर करने के लिए तो उन्हीं चीज़ों की नीड है ना। मैं सब कुछ क्यों पकड़ूं जब मुझे पता है इम्पोर्टेंट ही कुछ चीज़ें हैं। पेपर की डेट आ गई है 8 फरवरी 2026। इन लास्ट 15 डेज़ में आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, मैंने उसे बहुत आराम से 5 पॉइंट्स में रख दिया है। अब इन 5 पॉइंट से आपको अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है, कैसे और क्या टॉपिक्स करने हैं। अगर आपको कोई भी टॉपिक का एक स्पेसिफिक वीडियो चाहिए तो डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स कि मुझे ये वाला वीडियो चाहिए या मुझे इस वाले टॉपिक का एक्सप्लेनेशन चाहिए। आपको ज़रूर मिलेगा वो एक्सप्लेनेशन। हाँ, ये हो सकता है कि टाइम एक दिन लग जाए मुझे उसको बनाने में, बट आई एश्योर यू कि मिलेगी वो चीज़। तो अब हम शुरू करते हैं। सिर्फ वो 5 स्टेप्स जिससे आप सीटेट क्लियर कर लोगे इन लास्ट 5 डेज़ में, 15 डेज़ में। सबसे पहली बात है, आपको पैटर्न पता होना चाहिए पेपर का। पेपर के पैटर्न में सबसे जो बेस्ट पॉइंट है वो ये है कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब नेगेटिव मार्किंग ना होने की वजह से बहुत इजी हो जाता है कि जब मैं कंसेप्ट को समझती हूँ, मैं किसी भी थ्योरिस्ट को पकड़ती हूँ तो मुझे आइडिया होगा कि उसने क्या बात बोली होगी और क्या नहीं बोली होगी। थोड़े से आइडिया से मैं एलिमिनेशन यूज़ करूँगी मेथड, और मैं आंसर दे सकती हूँ। नहीं भी आता तो एक मैं वो ऑप्शन ले सकती हूँ कि चलो तुक्का मार सकते हैं। ऑल्दो मैं सजेस्ट करूँगी कि तुक्का ना ही मारो, बट इन केस नहीं समझ में आ रहा कुछ भी तो प्लीज़ कोई भी क्वेश्चन छोड़ के मत आना। सेकंड चीज़, ऑफलाइन पेपर है, OMR शीट्स में मार्क करना होगा। OMR शीट्स में एक प्रॉब्लम होता है कि आपको मार्क करने के लिए टाइम लग जाता है। अगर मैं 30 सेकेंड्स में क्वेश्चन कर रही हूँ तो आप ये सोच लो मुझे 10 सेकेंड्स फालतू लगेंगे वो सर्कल बनाने के। पता होगा ना, ऐसे 4 सर्कल्स होते हैं और जो आंसर होता है उसको हम डार्क करते हैं, तो टाइम लग जाता है। तो इसके हिसाब से आपको खुद ही प्लान करना होगा कि किस क्वेश्चन को कितना टाइम दिया जाए। मेरे हिसाब से थ्योरी जल्दी हो जाती है, न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथ्स में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो वहाँ सोच लो साथ साथ मार्क करते जाओ जो जिसका आंसर है, एंड इफ़ यू आर वेरी श्योर बाद में तो वैसे भी टाइम नहीं बचता। इन केस कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपको लगता है याद नहीं आ रहा है इस टाइम पे, एंड यू डोंट वांट टू वेस्ट एनी ऑफ योर टाइम कि इस पर फर्दर टाइम वेस्ट किया जाए, आपको ऐसा लगता है नहीं यू शुड मूव ऑन, तो प्लीज़ मूव ऑन। सर्कल दैट क्वेश्चन कि हम बाद में आ जाएंगे। एंड प्लीज़ आस्क योर इन्विजिलेटर कि वो आप क्वेश्चन पेपर पे कुछ लिख सकते हो या नहीं लिख सकते। कई जगह पे बहुत ज़्यादा मेसी हो जाती हैं ये चीज़ें। 150 क्वेश्चंस हैं 2.5 आवर्स में, विच इज़ एक्चुअली डूएबल। ठीक है, क्योंकि 150 क्वेश्चंस इन 150 मिनट्स, तो एक मिनट आप सोच लो, एवरेज 1 मिनट
पर क्वेश्चन, ठीक है। पेपर 1 एंड पेपर 2, पेपर 1 इज़ फॉर क्लासेस 1 to 5 and paper 2 is for 6 to 8। ओके, तो अब हम आगे चलते हैं। अब इस स्लाइड से आपको आइडिया हो गया कि पैटर्न पेपर का क्या होगा। 150 क्वेश्चन होंगे 150 मिनट में, ऑफलाइन मोड में होगा, सीबीटी नहीं होता, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं होगा, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, तो हम एलिमिनेशन के मेथड से प्रोसीड कर सकते हैं। पेपर 1 1 to 5 क्लासेस में पढ़ाने के लिए देना होगा, पेपर 2 6 to 8 में। जब हम पेपर 1 की तैयारी करते हैं तो हम बेस रखते हैं एनसीईआरटी क्लास 1 to 5 का ही, और जब हम पेपर 2 की तैयारी करते हैं तो बेस हमारा एनसीईआरटी ही होता है। बट मैं ये पर्सनली सजेस्ट करती हूँ कि आप एक नॉच ऊपर जाओ और 9th और 10th को भी इंक्लूड कर लो इफ़ यू कैन। नहीं तो हम डिस्कस करेंगे स्ट्रैटेजी कौन सा है, बट मेरा सजेशन यही होता है कि 6 to 10 तक एनसीईआरटी को ज़रूर 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 रेफ़र करो। इफ़ यू आर टीचिंग, आपको पता ही होगा कि 10 तक का क्लास में क्या होता है, और अगर नहीं भी पता तो इतना आपको अपने सब्जेक्ट का नॉलेज होगा जो आपने अपने ग्रेजुएशन में करा है। अब जो हम सेकंड चीज़ पढ़ेंगे, सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे, वो होगा स्टडी प्लान। हमें पढ़ना कैसे है चीज़ों को। तो पहली बात तो पेपर 1 में सीडीपी आता है और पेपर 2 में भी सीडीपी आता है, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, ठीक है। सेकंड आता है हमारा इधर ईवीएस, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी। पेपर 2 में इंग्लिश, लैंग्वेज 1 और 2 में संस्कृत भी हो सकता है किसी का। मैं मोस्टली कॉमन बता रही हूँ, जो ज़्यादातर लोगों को होता है वो इंग्लिश और हिंदी ही होता है। अब यहाँ पे चॉइस आती है जिसमें आता है मैथ्स प्लस साइंस ले लो, या फिर आप सोशल साइंस ले लो। सोशल साइंस में अगेन हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, ये तीनों आते हैं। इकोनॉमिक्स एज़ फार एज आई एम कंसर्न मैंने इतना एक्सप्लिसिटली नहीं देखा है, बाकी हो सकता है एक आधा क्वेश्चन बीच में डाल दे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चैलेंजिंग पेपर आता है, जब आता है तब बहुत मुश्किल होता है बच्चों के लिए क्लियर करना। अगर हम सीडीपी पे आते हैं तो सीडीपी के कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको ज़रूर करने हैं, ठीक है। पहला है, मैं अभी सिर्फ थ्योरीज लिख रही हूँ कि ये थ्योरीज आप छोड़ के नहीं जा सकते। पास्ट में बार बार इनसे क्वेश्चंस पूछे हैं। पियाजे का कॉग्निटिव थ्योरी दिया था उन्होंने, ठीक है, ज़रूर करके जाना है। अगर आपको चाहिए तो मैं सीडीपी का एक अलग से वीडियो बना दूँगी जिसमें सिर्फ ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर होंगे जो पेपर में आते हैं, शॉर्ट में होंगे, बट हाँ इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे। कोलबर्ग का मॉरल डेवलपमेंट का थ्योरी है। वाइगॉट्स्की का सोशो कल्चरल डेवलपमेंट है, उसमें ZPD आता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, प्राइवेट स्पीच और मेक बिलीव प्ले। वाइगॉट्स्की तो आता ही आता है पेपर में, मैंने कभी नहीं देखा कि वाइगॉट्स्की ना आया हो। फिर डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स आते हैं, इंटेलिजेंस की थ्योरी आती है। इंटेलिजेंस में एक आता है गार्डनर और दूसरा आता है स्टेनबर्ग का। ठीक है, स्टेनबर्ग का ट्रायर्किक थ्योरी है। 3 उसने थ्योरीज दी थी, कॉम्पोनेंशियल, एक्सपीरियंशियल और कंटेक्चुअल, मतलब 3 स्टेजेस दिए थे इंटेलिजेंस के।
इसके बाद एक जो मैं बहुत कॉमन देख रही हूँ आजकल वो आ रहा है मेटाकॉग्निशन। मेटाकॉग्निशन में ज़्यादा तो नहीं है, बस इतना ही है कि मेटाकॉग्निशन इज़ नॉलेज ऑफ सेल्फ एज नोअर। यानी कि मेटा का मतलब क्या होता है, बियॉन्ड, एंड कॉग्निशन का मतलब क्या होता है, मेंटल या थिंकिंग स्किल्स। अपने बारे में नॉलेज होना चाहिए बच्चे को। मेटाकॉग्निशन ये होता है कि मैं यहाँ स्टैंड करता हूँ, नॉलेज ऑफ सेल्फ एज अ नोअर। ठीक है, ब्लूम्स का टैक्सोनॉमी आता है। अब इसके जो दो मॉडल्स हैं, एक है हमारा 1956 वाला और एक हमारा न्यू मॉडल है 2001 वाला। थोड़ा सा ही फ़र्क है, मतलब नाउन से वर्ब में ही आता है। यहाँ पे नाउन्स दिए थे इन्होंने, यहाँ वर्ब्स दिए कि क्या क्या बच्चों के क्वेश्चंस, कैसे कैसे आप एबिलिटी को जज कर सकते हो, कैसे क्वेश्चंस बनाओगे कि उसकी कौन सी आपको एबिलिटी पता चलेगी। ठीक है, कैसे आप फ्रेज करोगे उनकी एबिलिटीज़ को, वो वर्ड्स उन्होंने बेसिकली दिए हैं। फिर इसके बाद मोटिवेशन। मोटिवेशन में मैस्लो का इम्पोर्टेंट है, हायरार्की ऑफ नीड्स। बैंड्यूरा का थ्योरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सोशल लर्निंग थ्योरी। एक NEP 2020 भी देख लेना, क्योंकि जो डॉक्टर कस्तूरी रंगम कमेटी रिपोर्ट था 31 मई 2019 को, उसके बेसिस पे है 5+3+3+4 मॉडल पे है। अर्लियर कौन सा मॉडल था, 10+2। अब ये वाला मॉडल है। ठीक है, हम कहते हैं ना 10वीं+2 12वीं करेंगे, 10+2 मॉडल था। अब ऐसा नहीं है, अब प्रॉपर फाउंडेशनल, प्रेपरेटरी, मिडिल, सेकेंडरी स्कूल्स की तरह इन्होंने इसको बाइफिकेट कर दिया। बाइफिकेशन का रीज़न बेसिक यही था कि हम अब यहाँ पे कलेक्टिव ध्यान देते हैं। हमारे को नहीं पता 10 से पहले क्या हो रहा है, पर अब हमने यहाँ पे ब्रेक कर दिया, ये 5 ब्रेक कर दिया, ये 3 ब्रेक कर दिया, 3। अब इसके गोल्स और ऑब्जेक्टिव अलग अलग होंगे। अब मुझे पता है कि फर्स्ट क्लास के बच्चे को मुझे काउंटिंग सिखानी है। ठीक है, बहुत स्पेसिफिकली लिख दिया इन्होंने अपने फाउंडेशनल में कि भाई 3 साल तक आंगनवाड़ी में जाओ और उसके बाद फर्स्ट सेकंड क्लास से जो भी बच्चा पढ़ रहा है उस हर चीज़ को मुझे डिटेल में दे दिया। अब वो हर चीज़ एनालाइज होगी। पहले क्या था, चलो भाई 10वीं तक तो पढ़ ही लेगा, 12वीं तक तो नहीं, अब ब्लॉक्स कर दिए। अब मैं हर एक ब्लॉक को कंप्लीट करती जाऊंगी, अपनी नॉलेज बढ़ाती जाऊंगी। ठीक है, और कैसे बढ़ाऊंगी वो सब मुझे गाइडलाइंस मिल रही है। बहुत ज़्यादा फोकस कर लिए जितना भी, जैसे अब पहले इतना मटेरियल नहीं था टीचर्स के पास, अब निपुण की वर्कशीट्स आ गई हैं। फाउंडेशनल लर्निंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया। कितने सारे NGOs काम कर रहे हैं वर्क बुक्स बनाने के लिए। ठीक है, और अगर हो सके ये चीज़ बिहेवियरिज्म, तो देखो मैं कहूँगी कभी आया है कभी नहीं आया, तो एक बार अगर देख सको तो देख लेना। बिहेवियरिज्म में भी क्लासिकल बिहेवियरिज्म का एक एक्सपेरिमेंट हुआ था और हमारा ऑपरेंट। ठीक है, क्लासिकल दिया था पावलोव ने, ऑपरेंट दिया था स्किनर ने। आई थिंक इतना ही सही है। अगर चलो स्किनर का रैट का एक्सपेरिमेंट था, पावलोव का डॉग का था। अगर कभी आए कि रीइंफोर्समेंट पनिशमेंट, तो ये वाले में, रैट वाले में था। रीइंफोर्समेंट पनिशमेंट का आइडिया किसने दिया था, तो स्किनर ने दिया था। CDP में ये सब जो टॉपिक्स हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं, ओवर द पास्ट ईयर्स बहुत ज़्यादा आए हैं। NEP में भी प्रोफेशनल का, टीचर का प्रोफेशनल डेवलपमेंट है, कितने आवर्स का होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
ठीक है, तो ये सब चीज़ें कवर करते जाना एक बारी। इन सब चीज़ों पे तो रिस्क लेना ही मत, ये तो ज़रूर ज़रूर आएंगे। अब डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स में मतलब एक बेसिक सिफेलोकॉर्डल का क्वेश्चन पूछ लेंगे कि हेड टू टो होती है, सिफेलोकॉर्डल इज हेड टू टो तुम्हारा जो डेवलपमेंट का पैटर्न है, ठीक है। पहले तुम सिर हिलाना सीखते हो, फिर तुम चलना सीखते हो, तो वो सिफेलोकॉर्डल है। प्रॉक्सिमोडिस्टल का होता है सेंटर टू आउटवर्ड, जैसे कोई स्किल पहले आप स्क्रिबल कर रहे हो, फिर उसके बाद लिखना सीख रहे हो, ग्रॉस मोटर स्किल जैसे रिफाइन होती जा रही है। ये अभी 2024 का ही क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा इन चीज़ों पे फोकस करना। तो यहाँ से हमने CDP तो अपना बता दिया, पेपर 1 और पेपर 2 सेम रहेगा। सो बी ग्लैड। इंग्लिश और हिंदी पे आते हैं। यहाँ से हमने CDP कर लिया है। इंग्लिश और हिंदी का ये है कि एक तो कॉम्प्रिहेंशन आएगा, कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस आ जाएंगे या पोम आ जाएगी, ठीक है, दोनों का ही। इंग्लिश के लिए मैं ये बोलूँगी कि आपको बेसिक ग्रामर का नॉलेज होना चाहिए। अब ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच और डायरेक्ट इनडायरेक्ट देख लेना। इसके साथ ही आपको उसका नॉलेज होना चाहिए, पोएटिक डिवाइस, ठीक है। एंड क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना कि वो सिनोनिम बोल रहा है या एंटोनिम बोल रहा है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि हमें समझ नहीं आता कि वो ऑपोजिट मांग रहा है या हमसे सिमिलर साउंडिंग वर्ड मांग रहा है, तो ये डिफरेंस रखना। सिमिलरली हिंदी में भी तत्सम तद्भव शब्द बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, ठीक है। उपसर्ग प्रत्यय पूछे जा रहा है, मुहावरे पूछे जाते हैं, और उसके अलावा हिंदी में बेसिक ग्रामर एक बार देख लेना, संज्ञा विशेषण को। हिंदी में भी विलोम पूछा है या पर्यायवाची पूछा है, ध्यान से क्वेश्चन को देखना। ये नहीं कि अंडरलाइन किया हुआ है, पहला ही वर्ड देख लो और सिमिलर को ही टिक कर दो, जबकि ऑपोजिट पूछा हुआ। पैसेज से भी सेम क्वेश्चन ये एंटोनिम और सिनोनिम के निकल के आते हैं, तो रीड द क्वेश्चन केयरफुली। ये स्कूल के पेपर नहीं है जहाँ पे आपको क्लियरली वो मेंशन करके देगा कि आप सिमिलर ढूंढो और उसके बाद बोल्ड करके हाईलाइट करेगा, मत उम्मीद करो। दे वांट यू टू गेट कंफ्यूज, ठीक है। ये हो गया हमारा। इनका मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, NCERT रेफ़र करो अप टू 10th तक करोगे तो थोड़ा सा एज रहता है, बाकियों से चीज़ें जल्दी समझ में आती हैं। अगर 10th तक नहीं कर सकते तो 8 तक तो प्लीज़ करके जाना। EVS में NCERT बुक खोलो, 3rd से EVS लगती है, 3rd to 5th की। NCERT खोलो, फैक्ट्स अलग से टेबल में लिखे हुए हैं, बस वो फैक्ट्स पढ़ने हैं। चैप्टर में कौन सा जैसे आपको बता रखा है कि एक चैप्टर में सपोजिटली पेरियार नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो केरला में है, तो ये चीज़ें कहाँ पर हैं, जैसे कैरेक्टर है वो गया केरला, कैसे कैसे गया, इतना इन डेप्थ नहीं पूछेंगे, बट ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कुछ फैक्ट्स होंगे जैसे पिचर प्लांट है तो उसके बारे में NCERT में लिखा हुआ है, पढ़ के मुझे कमेंट बॉक्स में बताना क्या लिखा हुआ है पिचर प्लांट के बारे में। मैथ्स भी 5th तक ही पढ़ना है। हाँ, यहाँ पे तुम्हारा मैथ्स है तो 10th तक पढ़ लेना, पर
पेपर 1 के लिए सिर्फ 5th तक के लिए मैथ्स पढ़ लो, लग रहा है बहुत इजी हो रहा है तो 6 तक का कर लो, इससे ऊपर मत जाना। बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, ठीक है। और 3D ज्योमेट्री, 2D ज्योमेट्री, एज रिलेटेड क्वेश्चंस, डिस्काउंट, मतलब ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आई थिंक आपको एक आइडिया मिल गया कि आपको करने के लिए आपके पास क्या क्या है। CDP तो छोड़ना ही मत, CDP इज़ वेरी स्कोरिंग। एक बार को हिंदी और इंग्लिश में गलती कर जाओगे पर CDP आता होगा तो बिल्कुल ठीक कर जाओगे। तो रोज़ CDP तो पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद अगर पेपर 1 की तैयारी कर रहे हो, पहले CDP कर लो, फिर उसके बाद मैथ्स साथ साथ रोज़ मैथ्स करना। मैथ्स के लिए पेन में आलस मत करना। EVS मुझे ऐसा लगता है कि 2 से 3 दिन में अच्छे से अच्छा कर लोगे। इंग्लिश और हिंदी के लिए स्पेसिफिक कुछ करने की नीड नहीं होती। अगर लग रहा है इंग्लिश बहुत ज़्यादा वीक है तो उसके लिए प्रीवियस ईयर उठा लो, और जो वीक एरियाज़ हैं, फॉर एग्जांपल आपको समझ में आ गया कि आपको पार्ट्स ऑफ द स्पीच आइडेंटिफाई नहीं हो रहे, एक सेंटेंस में यही नहीं समझ में आ रहा है एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है, तो अब उस कंसेप्ट के बारे में पढ़ लो। जब पता चल गया ना प्रीवियस ईयर में कि नहीं हो रहा, तो उस कंसेप्ट के बारे में पढ़ लो, तो उससे एक बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो उसके लिए अलग कुछ नहीं करना। मुहावरे लोकोक्तियाँ वगैरह भी एक बार हिंदी में आते हैं, प्रीवियस ईयर करोगे तो आइडिया हो जाएगा। अब हम आते हैं, तो अब हम बढ़ते हैं अपनी थर्ड पॉइंट की तरफ, जो कि है रेफर टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। कम से कम 2 क्वेश्चन पेपर रोज़ के लगाने हैं, ठीक है। मैं तो यही बोलूँगी रीसेंट वाले पहले करना, पुराने में मत अटके रहो। शुरुआत उल्टे से ही करना, तो 2025 से ही शुरू करना। 2025 के 2 सेट कर लो, 2024 के 2 सेट कर लो, 2 सेट करके रोज़ करते रहो। जैसे आज 2025 के, फिर 2024 के किए। अब वो क्वेश्चन करने का मतलब ये नहीं होता करा, जितना नंबर आए देखे, घबरा के छोड़ दी तैयारी कि मार्क्स तो बढ़ ही नहीं रहे हैं। अब मुझे समझ में आ गया, मैंने क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करा कि मेरे को सपोजिटली थ्योरी नहीं आ रही, पे आ जाएगी। मैं बार बार इसमें रिकरिंग मिस्टेक कर रही हूँ, मेरे से गलतियाँ हो रही हैं, तो मैंने इसको नोट कर लेना है साइड पे। फिर इसके बाद इसकी स्टेजेस लिखनी है जो जो इन्होंने दी हैं, जैसे सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेट, ठीक है। तो ये इसकी 4 स्टेजेस हैं। अब मैंने क्या करना है, इसको पेपर पे लिखना है ना। इन्होंने एसिमिलेशन का आइडिया भी दिया था, ठीक है, अकोमोडेशन का भी दिया था, स्कीमा का भी बताया था, स्कीमा थ्योरी, तो ये सब मैं लिखती जाऊंगी। इक्विलिब्रियम का भी दिया था। फिर मुझे पियाजे वर्सेस वाइगोत्स्की का भी पता होना चाहिए, क्या फ़र्क है इनकी थ्योरी में। अगर मुझे पता है पियाजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट का थ्योरी है, तो मैं इसको एलिमिनेशन से यूज़ कर लूँगी, ठीक है। अब मेरे को जितने भी, अब सपोज़ मुझे बैंड्यूरा नहीं आता, बैंड्यूरा का सोशल लर्निंग थ्योरी नहीं आता, तो मैं बैंड्यूरा भी एक पेपर पे अलग से लिख लूँगी, उसकी भी स्टेजेस लिख लूँगी, ठीक है। उसके बाद मेरे को समझ में आ जाएगा, अच्छा बैंड्यूरा ने ये वाला दिया था, तो वो जितने भी टॉपिक मेरे को नहीं आते मैं उनके अलग से नोट्स बनाती जाऊँगी, सो दैट जो लास्ट मोमेंट पे मैं पढ़ूँगी वो यही टॉपिक्स होंगे। मुझे बार बार उन चीज़ों को नहीं करना जो मुझे ऑलरेडी आती हैं।
और मैं इस चीज़ से नहीं डर सकती कि मुझे ये वाला टॉपिक नहीं आ रहा, मेरे मार्क्स इंक्रीज़ नहीं हो रहे। अरे कैसे इंक्रीज़ होंगे? अगर मुझे पेपर मैंने अटेम्प्ट किया, मुझे मैथ्स का कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला याद नहीं आ रहा, तो ये बेटर है ना कि मैं उस कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला याद करूँगी। यहाँ पे लिख दूँगी CI का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है। ऐसा नहीं होगा कि फ़र्स्ट पेपर अटेम्प्ट करोगे बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। बी रेडी, फर्स्ट पेपर का मार्क्स नहीं देखने हैं, पर वो टॉपिक ज़रूर देखना जो आप नहीं कर पाए। उस टॉपिक को एलैबोरेट करके अपने नोट्स में बना के रख लेना है, ठीक है। सिर्फ इतना काम करना है। फिर उसके बाद हम चलते हैं 4th स्टेप पे। अब लास्ट के 5 डेज़ में क्या स्ट्रैटेजी होगी? कोई भी नया टॉपिक मत उठाना। ये आपके बेनिफिट के लिए ही है कि आप कोई नया टॉपिक ना उठाएं, क्योंकि दिमाग मिस होना शुरू हो जाएगा। चलो आपको लगता है आप लास्ट 5 नहीं, आपने लेट शुरू करा है, आप इसको 3 कर लो, बट प्लीज़ उन 3 दिनों के बाद कोई नया टॉपिक मत उठाना। कॉन्फिडेंस ख़राब कर लोगे, मोटिवेशन इतना होगा कि पेपर देने का मन नहीं करेगा। जितना भी अब तक किया बस उसको रिवाइज करो, जो आपने पहले नोट्स बनाए थे, जो भी टॉपिक आप अच्छा नहीं कर पा रहे हो उसी को ही रिवाइज करना है। कोई घबराहट नहीं, उतना आप रिवाइज करो जो जो मैंने वीडियो में बोला, आपसे पेपर क्लियर होगा। उसके बाद हम अपने लास्ट स्टेप पे आते हैं, स्टे फोकस्ड। OMR पे मैंने पहले ही बताया, OMR मार्किंग करनी होगी, टाइम लगेगा। 1 मिनट एक क्वेश्चन को है। मैथ्स में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है कई बार बच्चों को, तो कोशिश यही करना है कि 40 सेकेंड्स में क्वेश्चन हो जाए, 30 में सॉल्व हो जाए, 10 में मार्क हो जाए, ठीक है। एडमिट कार्ड में ध्यान से पढ़ना है, जो जो चीज़ें आप लेके जा सकते हो उसकी चेकलिस्ट बनानी है। अगर आपने सपोज़ ID रखनी है, एडमिट कार्ड रखना है, ठीक है, पेन रखना है, जस्ट टिक, ये हुआ नहीं हुआ, वाटर बॉटल रखनी है। क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ना, ऐसा ना हो करा कराया क्वेश्चन ख़राब हो जाए, क्योंकि कई बार क्या होता है हम जल्दबाजी में गलत क्वेश्चन मार्क कर देते हैं, और OMR में एक बार एक भी गलती होगी तो वो गलत ही कंसिडर किया जाएगा। जैसे अगर मेरे को पता है कि मेरा आंसर सी है पर मैंने जल्दी में B बुक कर दिया, पूरा ऐसे मार्क कर दिया, अगर मैं इसको ऐसे करके ऐसे भी करूँगी ना तो वो उठाएगी नहीं मशीन। तो बी वेरी विजिलेंट, और ये इसको सर्कल बिल्कुल अंदर की तरफ करना है। कुछ भी बाहर गया इस सर्कल से तो वो OMR जो मशीन होगा वो उठाएगा ही नहीं आपका रिस्पॉन्स। तो बहुत ध्यान से पेपर को करना, ठीक है। ऐसा ना हो आता आता गलत कर दो और बाकी तुक्कों के भरोसे तो मत जाना। जो भी इस वीडियो में मैंने टॉपिक्स बोले हैं, किसी में भी डाउट है, किसी में भी कन्फ्यूजन है, तो आई विल पोस्ट सम वीडियोस। आपको ऐसा लगता है कि आपको मुझे कोई टॉपिक ऐसा देना चाहिए जो आप जिसमें आपको बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो आप मेरे को वो भी दे सकते हो। आई विल हेल्प यू आउट देयर ऑल्सो। बाकी पेपर से पहले ऑल द बेस्ट। सेंटर कहाँ पर है, कैसे है, ये भी एक बार देख के जाना, और घबराना नहीं। पेपर इससे बाहर नहीं आने वाला है, बस ये सोच लो। एंड बी पॉजिटिव, डू योर बेस्ट, एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड कमेंट आपको कैसी लगी। थैंक यू।